हेलो एवरीवन, ई फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने किरचॉफ्स लॉ को किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है ये जानने की कोशिश की, और हमने एक एग्जांपल लिया था जिसको बहुत ही शॉर्ट में हमने ख़त्म करने की कोशिश की थी, और आपसे ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो जो उसको सॉल्व करना है और किन किन बारीकियों का हमें ध्यान रखना है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो कि किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड हैं, तो उस एग्जांपल को हम आज यहाँ डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन था और हमें उसमें क्या करना है और क्या पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें ये कहा गया था कि एक सर्किट डायग्राम है ए बी सी डी ई एफ और बी ई, इसमें ब्रांचिंग है जहां पर एक सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का, यहाँ पर 2 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, और इसमें रेजिस्टेंस है 3 ओम 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अलग अलग ब्रांचेस में। और आपसे पूछा गया था कि ये जो करंट है अक्रॉस ए और बी ब्रांच में करंट आई कितना फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में, इसी तरीके से जो है सी और डी के बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में, और ई और बी और ई के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें कहीं भी करंट नहीं शो किया गया है, ना तो I1 I2 या I3 करंट की का कोई सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ना ही कोई डायरेक्शन दी गई है। इसका मतलब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें करंट कितना है और किस डायरेक्शन में है ये मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमें इस डायग्राम में हमें दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम किरचॉफ के जंक्शन रूल को हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए चलेंगे, कहीं उसका वायलेशन ना हो रहा हो। ठीक है, डायरेक्शन इधर से उधर हो सकती है, लेकिन जो लॉ है दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर एक जंक्शन है तो उस जंक्शन पे जो आने वाला करंट है वो उतना ही होना चाहिए जितना यहाँ से जा रहा है। तो ये रूल हमें याद रखना है। अब इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर इस बैटरी से, इस सेल से जो करंट है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है, और ये I1 करंट फ्लो होते हुए यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे जो है 2 ब्रांच बन जाती हैं, 2 जगह डिवाइड होता है ये करंट। तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है और इस डायरेक्शन में I3 जा रहा है। अब एक चीज ध्यान देना कि ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने I3 और I2 की डायरेक्शन सही ही मानी हो सकता है ये अपोजिट डायरेक्शन, I2 इस डायरेक्शन में हो या I3 इस डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, लेकिन जो है जब तक लूप रूल जंक्शन रूल आपका यहाँ फॉलो हो रहा है। जंक्शन रूल कैसे फॉलो होगा यहाँ पर कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, मतलब जो यहाँ I1 करंट आया है वो I2 और I3 के बराबर है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि जितना करंट यहाँ से आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जा रहा है थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इस पूरी ब्रांच में, यहाँ B से C, C से D, D से E, यहाँ पे और कोई इसके साथ अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब I2 करंट ही इस पूरे ब्रांचेस में फ्लो होता हुआ जाएगा। यहाँ भी I2 और यहाँ भी I2 फ्लो होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे I2 फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा यहाँ पे इसको 2 जगह मिल जाएंगे, एक इस तरफ जाने को, एक इस तरफ जाने को, लेकिन जाएगा ये किस तरफ। अब इधर जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन क्या है I3 ऑलरेडी इधर से आ रहा है। ठीक है ना, तो ये करंट इस तरफ ना जाकर सीधा चला जाएगा। ठीक है, और ये जो I3 करंट इधर से आ रहा है वो उसके लिए भी 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ जा सकता है और इस तरफ जा सकता है। क्योंकि इसकी तरफ जाएगा तो ये इसी ब्रांच के अपोजिट हो जाएगा, इसी करंट के अपोजिट हो जाएगा I2 के, तो ये इस तरफ ना जाकर इसी डायरेक्शन में चल देगा। ठीक है,
अब इसका मतलब हमारे पास जो E और F में E और F में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I2 प्लस I3। और अब देखिए यहाँ पे जितना करंट इंटर हो रहा है उतना ही करंट यहाँ से लीव कर रहा है। अगर आने वाला करंट इसमें I2 प्लस I3 है तो इससे निकलने वाला करंट IEF इसके बराबर होगा। यही हमारा जंक्शन रूल है। अब क्योंकि I2 प्लस I3 इस हमारी इक्वेशन में देखें तो I1 के बराबर है, तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज द I1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पे I1 फ्लो होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी I1 करंट फ्लो, तो आप देख सकते हैं इस ब्रांच में यहाँ पे I1 करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है। अब हमें जो है एक इक्वेशन तो मिली है। अब हमारा यहाँ पे हमने डायरेक्शन सेट कर दी है, करंट मान लिया है कितना है। अब उसके बाद हमें जो है लूप रूल अप्लाई करना है। लूप रूल अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज लूप कंसीडर करना होगा। तो हम किसी भी एक लूप को कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने A, B, E, F, A को कंसीडर कर लिया और हम यहाँ से चलना शुरू कर दें। किसी पॉइंट से आप चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ से इस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से चलिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम चलना शुरू करते हैं, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, और ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो हम ले लेते हैं कि इन द लूप A, B, E, F, A। ध्यान देना, हम जिस पॉइंट से चलेंगे उस पॉइंट तक हमें आना है, ठीक है। आप इसको बीच में कहीं खाली ना छोड़ दीजिए कि हमने A, B, E, F कर दिया तो हमारा एक लूप पूरा हो गया। नहीं, हम यहाँ तक आना है ताकि सॉल्व करते समय हमें पूरा याद रहे, ठीक है। अब लूप रूल का क्या कहना है, लूप हमने चूज कर लिया। अब लूप रूल ये कहता है कि अगर कहीं भी रेजिस्टेंस या सेल है, ठीक है, तो उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल चेंज आएगा उन सबका सम कौन सा, एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस या माइनस लेना है, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो अब V यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक क्रॉस AB, प्लस है या माइनस है, अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे इसे। प्लस BE प्लस है या माइनस है, उसे हम चेक करेंगे अभी। प्लस V अक्रॉस EF प्लस है या माइनस है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। प्लस यहाँ पे पोटेंशियल चेंज है VFA प्लस, इन सब का सम 0 होता है। ये हमें कौन बताता है, लूप रूल किरचॉफ का। अब यहां पर हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसके लिए आपको मैंने बता रखा था मेथड कि आप अप हिल डाउन हिल पे जैसा साइन कन्वेंशन लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैं यहां पर अपना साइन कन्वेंशन चूज कर लेता हूं कि अगर हम अप हिल गए, अप हिल का मतलब अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, और अगर हम डाउन हिल जा रहे हैं, अगर हम डाउन हिल जा रहे हैं तो हम निगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलना शुरू करते हैं। हम A से चले हैं B की तरफ, तो यहाँ पर देखें तो VAB में क्योंकि करंट है, करंट हमेशा डाउन हिल चलता है, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम BE ब्रांच में आते हैं तो यहाँ पे सेल है, तो सेल में यहाँ ये लोअर पोटेंशियल पे एंड है, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो हम लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन हम चूज कर लेंगे अप हिल के लिए पॉजिटिव साइन। फिर यहाँ से आते हुए यहाँ पर हम जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू अलोंग द करंट जा रहे हैं, और अलोंग द करंट मतलब डाउन हिल का मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा निगेटिव साइन। और यहाँ पर हम गए अब अगले ब्रांच में AF में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम F से A तक जाना है, तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जंप कर रहे हैं, इसका मतलब अप हिल है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो V अक्रॉस AB हमारा आया माइनस VAB प्लस VBE में पॉजिटिव साइन है तो यहां पर आया प्लस, तो
वी ई माइनस यहाँ पर ई एफ के लॉन्ग माइनस साइन हमें लेना है, तो आया हमारा वी ई एफ प्लस यहाँ अप हिल हो रहे हैं एफ ए के अलोंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा वी एफ ए इक्वल टू में 0। अब ये चीज तो हमारी आ गई। इस चीज को हमने जो है एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे? वी ए बी की वैल्यू क्या है? आई आर, ठीक है। वी ए बी यहाँ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लिए के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो ओम्स लॉ हमें बताता है कि V इक्वल टू आई आर, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो ये -3 इंटू में I1 करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस R है। उसके बाद B और E के बीच में +3 वोल्ट, उसके बाद माइनस यहाँ पे 4 इंटू में I1, उसके बाद यहाँ पे +2 वोल्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर इसे अब हम कर दें तो -7I1 + 5 इक्वल टू 0, और इसको हम कह सकते हैं कि तब I1 इक्वल टू 5/7। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन हमें पता करनी है, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है I1, I2, I3। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ गई। थर्ड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे यही काम करते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जैसा आपका मन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज चल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम कहते हैं इन द लूप B C D E B तक ही जाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस V, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है VCD प्लस, सॉरी माइनस नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है CD हो गया, यहाँ DE के अलोंग ना तो सेल है ना रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको सेल और यहाँ पे आपको सेल मिलता है। तो जो सेल मिला है उसके लिए प्लस माइनस V अक्रॉस EB, ठीक है। और कुछ इस लूप में नहीं है, सिर्फ ये दो चीजें हैं, तो इक्वल टू में 0 प्लस माइनस VCD, ठीक है। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये अलोंग द करंट हम चल रहे हैं, डाउन हिल जा रहे हैं, इसका मतलब तो ये माइनस VCD हो जाएगा। यहाँ पे ये डाउन हिल है, क्योंकि करंट जो है आपका हायर से लोअर पे चलता है, हमेशा याद रखिए करंट हमेशा हायर टू लोअर। तो प्लस जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हो कि जो करंट है, जो यहाँ पे जब इस तरफ से हम जा रहे होते हैं E से B की तरफ, तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ करंट देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेल ही हमें बता दे रहा है कि हम एक एंड जो हायर पोटेंशियल से उससे लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया माइनस, डाउन हिल है तो माइनस VEB इक्वल टू में 0। अब VCD की वैल्यू कितनी है? I2 माइनस 4I2, यहाँ पे IR का फॉर्मूला I2 इंटू में R, तो 4I2 माइनस VEB 3 है इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पे हम इसे आगे लिख सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि I2 इज इक्वल टू 3/4 माइनस, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास देखो I1 की वैल्यू है, ठीक है ना, I2 की वैल्यू है, सही है। हम I3 की वैल्यू अब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो फ्रॉम, मैं यहां यूज कर लेता हूं इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे पास आता है कि I3 इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 कितना है हमारा? 5/7,
7, 5/7 माइनस I2 कितना है, -3/4। इसका मतलब ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 5/7 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 28 और 41। ठीक है। अब हमारे पास जो अब यहाँ पे हम तीनों की वैल्यू एक साथ लिख देते हैं। I1 हमारा है 5/7 एम्पियर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए यूनिट लिखते चलना है, आपको कहीं यूनिट मिस नहीं करना। I2 इक्वल टू जो हमारा है वो है -3/4 एम्पियर और I3 की जो वैल्यू है वो है 41/28 एम्पियर। अब हम इस सॉल्यूशन में अब बता सकते हैं कि I अक्रॉस ए बी कितना है, I1 है, I1 इक्वल टू 5/7 एम्पियर। ठीक है, तो I अक्रॉस ए बी इक्वल टू 5/7 एम्पियर, I अक्रॉस सी डी, ठीक है ना, I अक्रॉस सी डी कितना है, -3/4 एम्पियर, या हम सिर्फ 3/4 एम्पियर लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्या है वो आपको पता चल गया है। अगला है I अक्रॉस बीई, क्या है आपका I3 की वैल्यू कितना मिलेगा, 41/28 एम्पियर। डायरेक्शन क्या है तीनों की, I ए बी ब्रांच में A to B है, A to B, और सी डी ब्रांच में क्या है, D to C है। मतलब ये जो I2 करंट है वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर ताकि आपको पता चले। अब ये जो डायरेक्शन है एक्चुअली में डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखा ना, हमने यहाँ पे गलत चूज किया था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बता दिया कि जो एक्चुअल करंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये आया, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे फ्लो होता हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि I1 इस डायरेक्शन में रहा, I2 इस डायरेक्शन में, तो I3 इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो I2 की वैल्यू है वो D से C की तरफ है, और जो आपका I3 की वैल्यू है वो B से E की ही तरफ है। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गई और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना समझ में आया होगा। ठीक है, और कई क्वेश्चन होंगे तो उनको आपको बताया जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।